नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वेस्ट बंगाल के एक गांव की कहानी, जहां पर विकी नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ। लेकिन शायद इस घर में शिफ्ट होने से पहले वो इस घर का इतिहास नहीं जानते थे, क्योंकि अगर वो जानते कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले यहाँ पर कौन रहता था, या फिर कहूँ कि क्या रहता था, तो शायद वो अपने सबसे बुरे सपने में भी इस घर में शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचते। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है वो पूरी कर लेते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी भी घर या दुकान को किराए पर लेने से पहले हमें वहां का पास्ट पता कर लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता लग सके कि वो जगह कैसी है। आज की हमारी इस कहानी में विकी और उसकी फैमिली ने एक घर खरीदा, जहां पर विकी, उसकी मम्मी, उसकी भूआ और उसकी 2 बहनें रहने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जाने अनजाने में वो लोग एक आत्मा के साथ रूम शेयर कर रहे थे। जिन कमरों में वो लोग उठते बैठते, खाते पीते, वहां पर कोई और भी था जो बस उन्हें देख रहा था और इंतजार कर रहा था किसी एक के अकेले होने का। और फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन विकी और उसके परिवार का उस प्रेत आत्मा से सामना हुआ। और फिर क्या हुआ विकी और उसके परिवार के साथ, हम जानेंगे आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है सन 2018 में। विकी, जिसकी उम्र उस समय करीब 21-22 साल की थी, अपने परिवार के साथ वेस्ट बंगाल के सियालदा गांव में रहता था। विकी के परिवार में 6 लोग थे। विकी, उसकी मम्मी, उसकी भूआ, उसकी 2 बहनें और उसके फादर। विकी के फादर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में मुंबई रहा करते थे। ये लोग काफी समय से किराए के घरों में रह रहे थे और खुद का घर खरीदने के लिए एक लंबे समय से सेविंग्स कर रहे थे। काफी बार ये लोग अपना किराए का घर बदल चुके थे और ऐसा ही हुआ फरवरी 2018 की एक शाम को। विकी के मकान मालिक का उन्हें फोन आता है कि उनका घर किसी ने खरीद लिया है और उन्हें ये घर 1 महीने के अंदर अंदर खाली करना था। अब खरीदने को तो विकी के फादर वो वाला घर भी खरीद सकते थे, लेकिन क्योंकि उसका मकान मालिक काफी ज्यादा पैसे मांग रहा था तो वो लोग उस घर को नहीं खरीदना चाहते थे। अब क्योंकि उन लोगों को 30 दिन के अंदर ये घर खाली करना था तो विकी और उसके फादर एक नया घर ढूंढने लगे किराए पे रहने के लिए। उसके फादर मुंबई से रहते हुए जितनी हेल्प कर पा रहे थे वो कर रहे थे और विकी रोज शाम को घर से निकला करता था टू लेट के बोर्ड्स देखने के लिए। इन लोगों ने काफी सारे ब्रोकर्स में भी ये इन्फॉर्मेशन फैला दी थी कि ये लोग एक घर देख रहे हैं। अब करीब 15-20 दिन बाद विकी को उसके एक दोस्त का फोन आता है और वो एक घर के बारे में बताता है जिसके बाहर उसने टू लेट का बोर्ड देखा है। इसी बीच ये लोग काफी सारे घर और देख चुके थे, लेकिन ये घर इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। इस घर में 3 कमरे थे, एक पूजा घर था और एक काफी बड़ा हॉल था। इसकी पूरी फैमिली को जब उसने फोटोज दिखाई ले जाकर घर की, तो फैमिली को भी ये घर काफी ज्यादा पसंद आया और उन लोगों ने फाइनल किया कि वो लोग इसी घर में रेंट पे रहेंगे। विकी के फादर ने उस मकान के ओनर से बात की और बातों बातों में ये बात निकल कर आई कि वो ओनर इस मकान को सेल करना चाह रहा था। उसने कहा कि अगर वो चाहें तो इस मकान को खरीद भी सकते हैं और चाहें तो इसे रेंट पर भी ले सकते हैं। जब प्राइस की बात निकल कर आई तो वो एक बहुत रीजनेबल प्राइस मांग रहा था, तो विकी के फादर ने तुरंत उन्हें एडवांस दिया और डील डन कर दी। ताज्जुब की बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी प्राइम लोकेशन पे होने के बावजूद भी इस घर का प्राइस बहुत कम था और उन्हें यह घर बहुत सस्ते में मिल रहा था। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी शिफ्टिंग स्टार्ट करती है। लेकिन शिफ्टिंग स्टार्ट करते हुए ये कोई नहीं जानता था कि वो सब लोग खुद अपने आप चलकर मौत के मुंह में जा रहे थे। विकी ने अपना एक पर्सनल रूम ले लिया, उसकी दोनों बहनें एक रूम में शिफ्ट हुई और उसकी मम्मी और भूआ तीसरे रूम में शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग करने के समय किसी को भी उस घर में कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई। उस घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल थी, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव।
शुरुआत के दिनों में किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ और सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो नॉर्मल नहीं थी वो ये थी कि विकी जब भी सो कर के उठता था उसकी बैक पर बहुत बुरी तरह से रैशेज हुए होते थे। यह रैशेज काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मली किसी कीड़े के चल जाने या काट जाने से हो जाते हैं। एक दो दिन तक तो विकी को पता भी नहीं चला कि उसकी बैक पर रैशेज हैं। तीसरे दिन जब इचिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी तो वो शीशे में खुद की बैक देख रहा था। तो देखते हुए उसे पता लगा कि कंधे की बैक साइड पे उसको काफ़ी ज़्यादा रैशेज हो चुके हैं और वो पूरी लाल हो चुकी है। ये देखकर विकी ने भी वही किया जो कोई भी नॉर्मल इंसान या आप और मैं करते। वो एक मेडिकल पर गया और उसने एक ऑइंटमेंट लेकर अपनी बैक पर लगा ली। सब चीज़ें इसी तरह से नॉर्मल चल रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद विकी की बहन वंदना की रात में 2:30 बजे नींद खुलती है और उसे बाहर हॉल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई हॉल से पायल पहनकर विकी के कमरे की तरफ जा रहा हो। वंदना को अचानक से याद आया कि उसकी माँ या उसकी भूआ दोनों में से कोई भी पायल नहीं पहनती थी। तो ये औरत कौन थी और ये आवाज़ किसकी थी? वंदना उठकर बाहर जाती है और विकी के रूम की तरफ पढ़ने लगती है। वो जैसे ही विकी के रूम में एंटर करती है तो देखती है कि विकी के जस्ट पीछे एक 8-9 फीट की बहुत बड़ी परछाई उसे दिखाई दे रही थी। लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, वंदना को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस परछाई को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से लाइट ऑन करती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो देखती है कि विकी के पीछे कोई भी नहीं है। लाइट ऑन होते ही विकी की नींद खुल जाती है और विकी बहुत गुस्से में वंदना से कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, इतनी रात में क्यों लाइट ऑन कर रही हो? वंदना उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अब धीरे धीरे उनके साथ रोज कोई ना कोई नई चीज होने लगी थी। कभी रात में उनके किचन में अपने आप बर्तन गिर जाते, तो कभी सुबह सुबह मंदिर में भगवान की मूर्तियां गिरी हुई मिलती थी। उसकी बड़ी बहन शिक्षा उनके घर में पूजा किया करती थी। शिक्षा ने बताया कि जब भी वो उस घर में पूजा करती थी उसे कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि वहां पर भगवान मौजूद भी हैं। उसे हमेशा ऐसा लगता था वो किसी खाली कमरे में पूजा कर रही है और वहां पर भगवान है ही नहीं। और फिर कुछ दिन ऐसा होने के बाद एक दिन फिर से सबको घर में बर्तन गिरने की आवाज आने लगी और इस बार ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी जैसे कोई किचन में से बर्तन उठा उठा कर नीचे पटक रहा हो। अगली सुबह मंदिर में भगवान की मूर्तियां भी नीचे गिरी हुई पाई गई। ये सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और इन सब इंसिडेंट्स के बाद सबको इस घर में एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होती रहती थी। विकी के मम्मी ने अपने पंडित जी को फोन किया और सारी बात बताई। उन पंडित जी ने सजेस्ट किया कि आप अपने घर में एक पूजा और एक हवन करवा लीजिए, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी और साथ ही में बच्चों के मन से डर भी निकल जाएगा। अगले दिन घर में एक पूजा रखी गई। पूजा के दौरान सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहा और सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। सबको लगने लगा था कि अब घर में सब ठीक हो गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबके दिल में एक डर बैठा हुआ था वो भी अब थोड़ा बहुत निकल गया था क्योंकि घर में एक पूजा हो गई थी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि उनके घर में सब कुछ ठीक हो चुका है। कुछ दिन तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। ना ही किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती और ना ही मंदिर में कोई मूर्तियां गिरी हुई मिलती। थोड़े दिन बाद ये लोग पास के ही एक गांव में अपने एक रिलेटिव की शादी में गए और वहां से जब ये लौट कर आए और घर का ताला खोला तो अंदर की हालत देखकर इन सब के होश उड़ गए। विकी ने बताया कि उनके पूरे घर में किसी के पैरों के निशान छपे हुए थे। वो पैर कभी हॉल से कमरे के अंदर जा रहे थे और कभी वहां से बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरी रात उस घर के चक्कर लगाए हों और एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई पूरी रात घूमा फिरा हो। लेकिन डरा देने वाली बात यह थी कि वो पैरों के निशान किसी नॉर्मल इंसान के पैरों के निशान से बहुत ज्यादा बड़े थे। तो सब एक दूसरे से कहने लगे कि शायद रात में कोई खिड़की खुली रह गई होगी छत की, या वहां से कोई अंदर आ गया होगा। लेकिन ऐसा वो एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कह रहे थे। सब लोग अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और सब जानते थे कि ये किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। विकी की मम्मी ने अपने कमरे में पहुंचते ही फिर से पंडित जी को फोन किया और सारी बात बताई। पंडित जी ने उनसे कहा कि घबराएं नहीं और भगवान का नाम लें। वो अभी किसी काम से शहर से बाहर हैं और वापस लौटते ही वो उनके घर पे आएंगे।
लेकिन शायद पंडित जी ने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वंदना के साथ हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस था। उस घर में सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और कोई भी उस घर में रहना नहीं चाहता था, लेकिन वो सब लोग मजबूर थे, क्योंकि अपने घर को छोड़कर वो लोग जाते भी तो कहाँ जाते। उस घर में एक दो दिन सब कुछ नॉर्मल रहा और कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर आई वो रात जो वंदना की जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। रात में वंदना की अचानक से नींद खुलती है और उसे प्यास लगती है। काफी देर तक तो उसने अपनी प्यास को कंट्रोल किया, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी तो वो उठी और डरते डरते किचन की ओर बढ़ने लगी। वो जल्दी जल्दी से पानी पीकर अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उसे विकी के कमरे से एक आवाज आती है। ये आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बहुत जोर जोर से कुछ चबाकर खा रहा हो। उसे लगता है कि रात में विकी कुछ खा रहा है और ये आवाज सुनकर उसे भूख लग जाती है और वो भी धीरे धीरे विकी के रूम की ओर बढ़ने लगती है। वंदना को लगा कि उसकी आवाज सुनकर विकी वो खाने का सामान छिपा ना ले, जैसा अक्सर सिबलिंग्स के बीच में होता है। तो वो धीरे धीरे विकी के रूम की ओर बढ़ती है और पास जाकर धीरे से विकी के रूम के अंदर झांक कर देखती है कि वो क्या खा रहा है। लेकिन यहां वंदना ने जो देखा वो देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने देखा कि एक 8-9 फीट की जली हुई औरत विकी के एकदम पीछे लेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। उसने देखा कि वो चबाने की आवाज विकी की नहीं बल्कि उस चुड़ैल की थी, क्योंकि वो विकी के पीछे लेटकर उसके बदन को अपने बड़े नाखूनों से नोच नोच कर खा रही थी। विकी की पीठ पर हमेशा जो रैशेस के निशान थे वो भी उसी चुड़ैल के नोचने के निशान थे। वंदना अपने भाई के पीछे एक ऐसी औरत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाती है। वंदना की चीख सुनते ही उस औरत की नजर वंदना पर पड़ी और वो बेड से उठकर वंदना की तरफ भागी। उसके बाद वंदना बेहोश हो गई और उसे होश आया वहां के सिटी हॉस्पिटल में। उसकी फैमिली ने बताया कि रात में उन्हें उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी और वो सब लोग जब उसके पास पहुंचे तो वंदना वहां पर हॉल में बेहोश पड़ी हुई थी। वंदना को जब होश आया तो उसके सामने उसकी मम्मी, उसकी भूआ और विकी खड़े हुए थे और विकी की पीठ पर एक बहुत बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी। वंदना के पूछने पर उसने बताया कि शायद रात में उसे किसी कीड़े ने नोच लिया है या काट लिया है, इस वजह से वहां पर एक घाव हो गया है और इसी वजह से उसने वहां पर पट्टी भी करवाई है। और फिर वंदना ने उन्हें बताया कि असल में उसने रात में क्या देखा और विकी की बैक पर जो नोचने के निशान थे वो किसी कीड़े या जानवर के नहीं थे बल्कि उस चुड़ैल के थे जो उसके पीछे लेटकर उसके बदन को नोच नोच कर खा रही थी। यह सुनकर वहां पर खड़े हर एक शख्स के होश उड़ गए और उनकी हालत खराब हो गई। यह सुनने के बाद कोई भी वापस उस घर में नहीं जाना चाहता था। सबको इस बात पर बहुत इजीली बिलीव भी हो गया, क्योंकि उन लोगों के साथ काफी समय से ये चीजें हो रही थी कि किचन में बर्तन गिर जाया करते, भगवान के कमरे में नेगेटिविटी फील होती और उनकी मूर्तियां वहां गिरी हुई मिलती। वो श्योर हो गए थे कि उस घर में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है जो उन्हें वहां आने से रोक रही है। वो लोग काफी समय तक इधर उधर एडजस्ट करते रहे, होटल्स या धर्मशाला में रुकते रहे और फिर फाइनली फिर से एक किराए का घर देखकर वहां पर शिफ्ट हो गए। और थोड़े समय बाद विकी की फैमिली ने उस घर को एक बिजनेसमैन को बेच दिया। उस घर के बारे में जब उन लोगों ने आस पड़ोस से और पता किया तो फाइनली उन्हें मालूम हुआ कि उस घर में एक औरत रहा करती थी जिसने वहां पर खुद को आग लगा ली थी और वहां पर मर गई थी। उसके थोड़े समय बाद उसकी फैमिली ने भी वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि वहां रहने में उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। विकी की फैमिली ने उस घर को जिस बिजनेसमैन को बेच दिया था, उस बिजनेसमैन ने उस घर को पूरा तोड़वा दिया और वहां पर एक फैक्ट्री बना दी है। हाल के समय में उस फैक्ट्री में ऐसी चीजें हैं या नहीं, इसके बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब उस फैक्ट्री में हालात कैसे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन विकी और उसका परिवार आज भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इस घटना को बीते 7 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके घर का कोई भी मेंबर रात में अकेले उठकर पानी पीने जाने की हिम्मत नहीं करता। हम लोग अक्सर जल्दबाजी में या सस्ता मिलने के चक्कर में किसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है हम अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचते।
विकी और उसका परिवार तो इस खौफनाक एक्सपीरियंस से नहीं बच पाए, लेकिन आप लोग जो अपने घर से बाहर रहते हैं या किराए के घरों पर रहते हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप लोग किसी घर को रेंट पे ले तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? ये कंडीशन जो विकी की फैमिली के साथ हुई, यहाँ पर वो लोग किस तरह से बच सकते थे, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उन्हें पहले से इस चीज़ का अंदेशा करवा सकती थी कि शायद इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ है? मुझे लगता है कि उस घर का बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाना और बहुत जल्दी डील डन हो जाना एक इंडिकेशन हो सकता था कि उन्हें उस घर के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। आपको इस बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सायोनारा। हर हर महादेव।